अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कि ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम देखते हैं कि किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो कितनी होगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फ़र्ज़ करें मैं देखना चाहता हूँ कि ये हमारे पास कोई एक अर्थ है, मैं अर्थ के सरफेस पे या उसके सरफेस से थोड़ा ऊपर इस पॉइंट 1 पे देखता हूँ कि इस पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जो बॉडी यहाँ पे पड़ा है, सपोज मैं कहता हूँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1700 जॉल, ये पोटेंशियल एनर्जी है। 1700 जॉल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ज़मीन की कशिश की वजह से उस बॉडी में इतनी एनर्जी है। अगर मैं उसको ज़मीन की कशिश से, उसकी ग्रेविटी से आज़ाद कर दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाते हैं। ये हमारे पास कोई एक इन्फिनाइट पॉइंट है। इन्फिनाइट पे ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाता है? ये ज़ीरो। अगर एक बॉडी को यहाँ से उठा के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएं, हम जितना वर्क करेंगे, हम जितनी उस पर एनर्जी कंज्यूम करेंगे, that is exactly equal to the absolute potential energy of the body at that point। कि बॉडी 1700 जॉल की अट्रैक्शन में, कशिश में वो बाउंड होके पड़ा था, हमने उसको 1700 जॉल एनर्जी वर्क की शक्ल में दे दी, वो बॉडी वहाँ से आज़ाद हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर देते हैं। इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास वर्क डन in moving the body from a point in gravitational field to infinity। Work done in moving a body from a point to infinity is equal to absolute potential energy of body at that point। कि हम एक बॉडी को उठाते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में, हम उसको इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हैं। जब उसको इन्फिनाइट पे ले जाते हैं तो जितना हम वर्क करते हैं एग्जैक्टली इतनी उस पॉइंट पे उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। और इसका जो फाइनल फार्मूला आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई आर। अगर उस बॉडी का इस पॉइंट का सेंटर से फासला क्या है? हमारे पास आर है। अब हमने बॉडी को मूव करवाना है, यहाँ से लेकर पॉइंट 1 से लेकर इन्फिनाइट पे लेके जाना है। अगर हम पॉइंट 1 से इन्फिनाइट लेके जाते हैं, हम इस फार्मूले से भी वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, W इज़ इक्वल टू mgh। लेकिन हम ये वाला फार्मूला हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ करते? हमें पता है कि G कांस्टेंट नहीं है, G इज़ नॉट कांस्टेंट। जब G कांस्टेंट नहीं है, G की कीमत मुसलसल वेरी करती है, ऊपर जाते हुए G इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, G 1/r स्क्वायर को फॉलो करता है। तो जब G 1/r स्क्वायर को फॉलो करता है तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले में डेटा पुट करके हम उसकी कीमत को मालूम नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? वी डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल इंटरवल्स। हम पूरे पाथ को, हम कहते हैं कि हमने किसी बॉडी को, पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमने बॉडी को इन्फिनाइट पे नहीं लेके जाना, हमने बॉडी को यहाँ से पॉइंट 1 से उठा के इन्फिनिटी पे नहीं लेके जाना डायरेक्टली। हम कहते हैं बॉडी को उठा के कहाँ लेके जाते हैं? पॉइंट n तक। और साथ में पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। किस लिए डिवाइड करें? सच दैट फॉर ईच पैच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। हम बॉडी को पॉइंट 1 to 2 लेके जाते हैं, 2 to 3 लेके जाते हैं, 3 to 4 चले जाते हैं, ऐसे लास्ट में n-1 से लेकर कहाँ ले जाते हैं? n तक। अगर हम पॉइंट 1 to 2 को देखें
पॉइंट 1 के लिए क्या है हमारे पास, ये इस डिस्टेंस को कह देते हैं, ये सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ये वाला डिस्टेंस r1, जो बॉडी को यूँ ऊपर लेके जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर उसको कवर करवाना, डिस्प्लेसमेंट को कह देते हैं ये हमारे पास कितना है, ये डेल्टा r। जब बॉडी पॉइंट 2 पे पहुंचेगा उसके इस डिस्टेंस को हम क्या लिख देते हैं, ये है हमारे पास r2। जो इस r1 और r2 के मिड तक का ये वाला फासला है, इस डिस्टेंस को हम क्या लिख देते हैं, ये इसके जो मिड तक डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं ये हमारे पास है r। अगर मैं r2 को लिखूं, या पहले हम देख लेते हैं, हमने मालूम करना है कि वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। इसी तरीके से हर इंटरवल के लिए 1 to 2 फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है, हम इसका वर्क कैलकुलेट करते हैं, 2 to 3 का, 3 to 4 और लास्ट में n-1 to n, तमाम वर्क्स को आपस में ऐड कर देंगे, वो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to n आ जाएगा। अगर हम 1 to 2 को कैलकुलेट करें, ये किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इनका आपस में एंगल क्या आ जाएगा, एफ डी। वर्क को एफ डी कॉस थीटा लिखते हैं, इसको एक्सपेंड करें तो क्या है, एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह 180। जो हमारे पास हमने फोर्स पुट करनी है, फोर्स हमने पुट करनी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये मास ऑफ द बॉडी अर्थ। यहाँ पे जो बॉडी पड़ा है जिसको पॉइंट 1 से 2 लेके जा रहे हैं, इसके मास को हम स्मॉल m कह देते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना कवर करवाना है, dr। हम इसको कह देते हैं, ये इक्वेशन 1 है। कहाँ जब 180 की जगह क्या आ जाएगा, -1। फोर्स की जगह फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा दी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, बॉडी पॉइंट 1 से मूव करके 2 पे जाता है, ये हमारे पास वो डेल्टा r है। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। देखें g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ द बॉडी है। हमने दो चीज़ें कौन सी कैलकुलेट करनी है, एक ये डेल्टा r कितना है, 1 और 2 के दरमियान ये फासला कितना है, और दूसरा हमारे पास ये r स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। अगर मैं r स्क्वायर को लिखूं, r हमारे पास किसके इक्वल है, r1 प्लस r2, इन दोनों का ये एवरेज है, मीन है हमारे पास। यहाँ तक पॉइंट 1 का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास r1, पॉइंट 2 का डिस्टेंस है r2, r उनके मिड पॉइंट पे ये वाला डिस्टेंस है। कैसे मालूम करते हैं, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। अब हमें पता है कि एज डेल r किसके बराबर है, या अगर हम r2 को लिखें तो डेल r किसके बराबर आएगा, r2 माइनस r1। ये जो बड़ा डिस्टेंस है, ज़्यादा फासला है, ये r2 है, उसमें से ये r1 लेस कर देंगे, वो किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास डेल्टा r2 माइनस r1। हम इसको भी उठा के कहीं पुट कर देंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे डेल r की जगह। अगर मैं इस r यहाँ से r2 को हम निकालें, r2 किसके इक्वल आएगा, r1 उस साइड पे जाके, ये r1 इस साइड पे आके पॉजिटिव, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस डेल r। इसको उठा के हम r में पुट करें तो r क्या बनेगा, r1 प्लस r2 की जगह क्या आ जाएगा, ये r2 की जगह हमने क्या पुट कर दिए, यहाँ से r2 को उठा के r2 की जगह पुट कर दिया r1 प्लस डेल्टा r। ये 2 आ जाएगा, 2 इस पे डिवाइड होगा तो ये क्या बनेगा, ये इसका 2 इससे कटेगा, r1 प्लस ये 2 इस पे डिवाइड होगा डेल r बाई 2। अब हमने r को मालूम कर लिया है, इस फार्मूले में हमने क्या पुट करना है, हमने r का स्क्वायर पुट करना है। तो r का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हम बोथ साइड्स पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
R1 स्केयर प्लस डेल्टा आर स्केयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2R1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी का स्केयर एक्सपेंड करते हैं, उसकी तरह इसको एक्सपेंड किया है। अब मैं कह देता हूँ कि इफ़ डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा आर वेरी स्मॉल है देन डेल्टा आर स्केयर डिवाइडेड बाई 4 इज़ नियरली इक्वल टू, हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। अगर डेल्टा आर ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है तो जो उसका स्केयर होगा वो रकम और छोटी होगी, और जब उस पर 4 डिवाइड करते हैं वो रकम और छोटी होगी। फिर हम इस टर्म को डेल्टा आर स्केयर डिवाइडेड बाई 4 को हम इसको इग्नोर करके दैट इज़ नियरली इक्वल टू 0 इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आर का स्केयर क्या आ जाएगा, आर स्केयर आ जाएगा R1 स्केयर, ये 0, 2 से कैंसिल, R1 मल्टीप्लाइड बाई डेल आर। डेल आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, R1 स्केयर प्लस आर, डेल आर हमारे पास ये है R2 माइनस R1, R1 R2 माइनस का क्या आ जाएगा R1 स्केयर, R1 स्केयर से कैंसिल, तो R स्केयर किसके बराबर रहेगा R1 R2। अब इसको हम कह देते हैं ये कोई हमारे पास इक्वेशन 2 है। हम इस R स्केयर को, तो व्यूअर्स हम देखते हैं हम इस R स्केयर को उठा के कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पर। तो हम डेल आर की जगह क्या पुट कर देते हैं, डेल आर की जगह पुट कर देते हैं हम ये R2 माइनस R1, आप इसको इक्वेशन 2 कह दें, इसको कह दें ये हमारे पास कोई इक्वेशन 3 है। अब हम ये डेटा यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 दैट विल बिकम वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्केयर की जगह क्या आ जाएगा R1 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, और यहाँ पे डेल आर की जगह क्या आ जाएगा R2 माइनस R1। इस R1 इंटू R2 को हम इसके नीचे अलग-अलग डिवाइड करें, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, यहाँ पे R2 माइनस R1 इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं R1 R2 को, इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/R2। अब ये हमारे पास वर्क है, यहाँ पे इस पे R1 R2 को इस पे अलहदा डिवाइड करेंगे, R2 से R2 कटेगा 1/R1, इधर बचेगा 1/R2। तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 माइनस 1/R2। इसी तरीके से अगर हम लिखें सिमिलरली वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 1/R2 माइनस 1/R3। और अगर हम लास्ट पॉइंट पे चले जाएं, पॉइंट n पे पहुँचें, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट n-1 टू पॉइंट n दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn। अगर हम इनको टोटल को ऐड करें, टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to n, ये किसके बराबर आएगा, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 प्लस वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 2 to 3। ऐसे तमाम वर्क्स को ऐड करते हैं, इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ये माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1/R1 माइनस 1/R2। दूसरी टर्म आ जाएगी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1/R2 माइनस 1/R3 माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1/R
आर एन माइनस वन ओवर आर एन। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, नेगेटिव साइन के साथ हम इस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी को, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर टू, प्लस का ये आ जाएगा 1 ओवर आर टू, माइनस साइन के साथ 1 ओवर आर थ्री। इसी तरीके से प्लस की दूसरी टर्म आएगी, फिर कोई माइनस की टर्म, और यहाँ पे 1 ओवर अब ये आ जाएगा। अब देखिए पिछली टर्म के अंदर R2 नेगेटिव है, अगली टर्म में R2 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। इसी तरीके से पहली टर्म में R3 नेगेटिव है, अगली टर्म के अंदर R3 पॉजिटिव होगा, वो कट जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इससे पिछली टर्म के अंदर Rn-1 नेगेटिव होगा, उस टर्म में क्या पड़ा है, पॉजिटिव है, वो आपस में कटेगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to n, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn। ये पॉइंट 1 to n हमारे पास वो वर्क इसके इक्वल है। अब हमने 1 to n हमने टोटल वर्क मालूम कर लिए। अब हम लिमिट्स पुट कर देते हैं, कंडीशन पुट करते हैं, लेट पॉइंट n इज एट इन्फिनिटी। अगर पॉइंट n इन्फिनिटी भी होगा देन हमारे पास वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn की जगह जो Rn का यहाँ सेंटर से डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 है, और ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ये मुख्तसरन ये डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 इन द ग्रेविटेशनल फील्ड टू इन्फिनिटी। हम एक बॉडी को पॉइंट 1 से उठा के इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं, हम जितना वर्क करते हैं दैट वर्क इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। अब ये हमारे पास इसका ये रिजल्ट आ गया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 हमारे पास वो इतनी है, पॉइंट 1 का सेंटर से डिस्टेंस वो R1 है। अगर मैं जनरली इसको लिखना चाहूँ, मैं इसके सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर देता हूँ, मैं R1 की जगह मैं जनरली क्या लिख देता हूँ, हम इसको यूँ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई R लिख देता हूँ। अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लिखना चाहता हूँ तो मैं इस R की जगह क्या लगा देता हूँ, ऑन द सरफेस ऑफ एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट R इज इक्वल टू RE। तो ज़मीन की सतह पे जहाँ पे हम कहते हैं, हम फिज़िक्स में यही स्टडी करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बता रही है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। ज़मीन की सतह पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इतनी है। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज़ अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं है, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव साइन कहाँ से आया था, देखें cos 180 से नेगेटिव साइन आया था, और वही नेगेटिव साइन वो आगे चलता जा रहा है। तो नेगेटिव साइन यही बताता है कि ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वो अट्रैक्टिव है, चीज़ों को अपनी साइड पे खींचता है। फोर्स की डायरेक्शन देखें डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट थी, अगर बॉडी को ऊपर लेके जा रहे थे, फोर्स उसको नीचे खींच रही थी, इसलिए हमने थीटा उसको 180 पुट किया। और दूसरा हमारे पास ये है, जो हमारे पास ये R इंक्रीज़ करता है, देखें R के इंक्रीज़ करने से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती है। कैसे इंक्रीज़ करती है, जो ये R बढ़ता जाएगा, ये वाली टर्म हमारे पास ये छोटी होती जाएगी। जब ये टर्म छोटी होगी इट मीन्स लेस नेगेटिव होगी। जब ये लेस नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव मीन्स बिकमिंग मोर पॉजिटिव मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग। तो हम कहते हैं कि जो हम उसके हाइट पे जाते हैं, जो सेंटर से फासला बढ़ता जाता है, उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। हम कहेंगे वहाँ पे उसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट, यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 है।
अदरवाइज़ ग्रेविटी की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से हमेशा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। अगर मैं इसका ग्राफ प्लाट करूं तो हम यूं इसका ग्राफ देख सकते हैं। इस साइड पे हम आर को ले लेते हैं, इस साइड पे हम ले लेते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को। ये हमारे पास कोई ज़ीरो पॉइंट है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़ीरो से नीचे नेगेटिव में रहती है, और नेगेटिव किसकी वजह से, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द बॉडीज़, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी। तो जो हम देखते हैं व्हेन आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड व्हेन आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका ग्राफ हमारे पास यूं ग्राफ बनता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ को फॉलो कर रही है, 1/r को फॉलो करती है। इस तरीके से वो बॉडी मूव करके वो यहाँ पहुँचता है कि जब r को ज़ीरो करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इन्फिनाइट पे है। जो उस साइड पे r को इंक्रीज़ करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी r के बढ़ने से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती जा रही है। जब r इन्फिनाइट होता है फिर जाके उसका रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। तो ये हमने आज स्टडी किया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमने स्टडी किया। आप इसको स्टडी करें, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच।